नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 8वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं यूनिट हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 8वीं यूनिट नाटकों की यूनिट है, जिसमें हमें 14 नाटकों को पढ़ना है, जिसमें से हम 8 नाटकों को पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा जो 9वां नाटक है वह है मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसको आज हम पढ़ेंगे। नाटक से पहले हम मोहन राकेश जी के बारे में तथा उनके लेखन कार्य के बारे में जान लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इनका मूल नाम मदन मोहन उगलानी उर्फ मदन मोहन था। इनके पिता वकील होने के साथ साथ साहित्य और संगीत प्रेमी भी थे। पिता के साहित्य में रुचि का प्रभाव मोहन राकेश जी पर भी पड़ा। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी में MA किया। एक शिक्षक होने के नाते पेशेवर ज़िंदगी की शुरुआत करने के साथ उनका रुझान लघु कहानियों की तरफ हुआ। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास भी लिखे। अनेक वर्षों तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन कार्य करते रहे। साहित्यिक अभिरुचि के कारण उनका मन अध्यापन कार्य में नहीं लगा और एक अर्ष तक उन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन भी किया। इस कार्य से भी लेखन में बाधा उत्पन्न करने के कारण इन्होंने अपने आप को सारिका पत्रिका से अलग कर लिया। जीवन के अंत समय तक वे स्वतंत्र लेखन ही करते रहे, और जो कि इनकी जीविकोपार्जन का साधन भी रहा। मोहन राकेश जी नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर भी थे। तो दोस्तों, ये थी मोहन राकेश जी की संक्षिप्त जीवनी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। अब हम उनकी कृतियों के विषय में जान लें। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं वे हैं अंधेरे बंद कमरे, जो कि सन 1961 में आया। ना आने वाला कल, जो कि 1970 में आया। अंतराल 1973 में। कांपता हुआ दरिया और नीली रोशनी की बाहें, ये जो 2 उपन्यास हैं ये इनके अप्रकाशित उपन्यास माने जाते हैं। कहानियों की बात करें तो कहानियाँ इनकी हैं इंसान के खंडर, ये सन 1950 में आई। नए बादल सन 1957 में। जानवर और जानवर 1958 में। एक और ज़िंदगी 1961 में। फौलाद का आकाश 1966 में। मिस पाल 1967 में। मलबे का मालिक 1967 में। आज के साए 1967 में। रोए और रेशे 1968 में। मिले जुले चेहरे 1969 में। एक एक दुनिया 1969 में। और पहचान ये 1972 में है। अब इनके कहानी संग्रहों की बात करें तो क्वार्टर, पहचान तथा वारिस, ये इनके 3 कहानी संग्रह हैं, जिनमें कुल 54 यानी 54 कहानियाँ हैं। अब इनके नाटकों को देखें। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे इसमें इनके 2 नाटक लगे हुए हैं, तो इनके लिखे हुए अन्य नाटक और उपन्यास भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाटक जो है, जो कि आज का हमारा विषय भी है, आषाढ़ का एक दिन, ये 1958 में आया था। लहरों के राजहंस 1963 में। आधे अधूरे 1969
9 में, जिसको हम पढ़ चुके हैं। पैर तले की ज़मीन और ये जो नाटक था पैर तले की ज़मीन, ये भी इनका अधूरा रह गया था, जिनको बाद में कमलेश्वर जी ने पूरा किया और 1975 में वह प्रकाशित हुआ। अब आगे इनकी हम एकांकी को भी देख लेते हैं। एकांकी जो कि एक अन्य नाट्य रूप 1973 में अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं और बीज नाटक, दूध और दांत, ये अप्रकाशित था। तो दोस्तों ये इनकी लिखी गई एकांकियाँ हैं। डायरी इन्होंने अपने नाम से ही लिखी, मोहन राकेश की डायरी। जीवनी संकलन में इन्होंने समय सारथी लिखा और यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत की बात करें तो इन्होंने आखिरी चट्टान, ये यात्रा वृतांत लिखा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है, जो कि 1957 में आया। ऊंची झील 1960 में और पतझड़ का रंगमंच, जिसका हमें सन नहीं पता है। निबंध संग्रह जो हैं इनके, वे हैं परिवेश 1967 में, रंगमंच और शब्द 1974 में, बकलम खुद 1974 में, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि 1975 में। अब इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है, उनको देखें। अनुवाद जो हैं वे हैं संस्कृत के शाकुंतलम तथा मच्छकटिकम नाटकों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। संपादन के विषय में हम जान चुके हैं कि इन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया था और इनकी एक पत्रिका नई कहानी भी थी। अब हम आषाढ़ का एक दिन नाटक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक सन 1958 में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश जी की यह प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। सन 1959 में इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1971 में मणि कौल के निर्देशन में इस पर आषाढ़ का एक दिन फिल्म भी बनी, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। यह एक बिंबधर्मी प्रगीतात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब मेघ का है। यह नाटक कालिदास जी की कीर्ति और उन्हीं के जीवन पर आधारित है। ये जो नाटक है ये कालिदास जी के जीवन की एक घटना पर आधारित नाटक है। अब नाटक की ऐतिहासिकता को भी देख लेते हैं। दोस्तों मैं वीडियो बनाते वक्त ये पूरा ध्यान रखती हूँ कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, जो कि हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। इसीलिए मैं केवल कथानक के अलावा अन्य बातों को भी उतना ही महत्व देती हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। ऐतिहासिकता को देखें तो अपने दूसरे नाटक लहरों के राजहंस, जो कि 1963 में आया था, उसकी भूमिका में मोहन राकेश जी ने लिखा है, मेघदूत पढ़ते समय मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की है, जिसने अपनी ही एक अपराध अनुभूति को इस परिकल्पना में ढाल दिया है। ये लहरों के राजहंस की भूमिका में उन्होंने लिखा था। इस प्रकार मोहन राकेश जी ने कालिदास की इसी निहित अपराध अनुभूति को आषाढ़ का एक दिन का आधार बनाया था। यानी इसमें जो कालिदास जी हैं उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें वो अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं किसी का, जिसके ऊपर ये नाटक लिखा गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कालिदास मेघदूत लिखे हैं, उन्हीं के ऊपर यह नाटक है। कालिदास जिन्होंने मेघदूत लिखा है उन्हीं के ऊपर यह नाटक है। उन्हीं की भावनाओं और विचारों को लेकर मोहन राकेश जी ने इस नाटक को
लिखा है। कालिदास जी की चर्चा स्कंदगुप्त नाटक में भी जयशंकर प्रसाद जी ने की है। स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त पर अधिक ध्यान दिया है। वहीं आषाढ़ का एक दिन में कालिदास जी के ऊपर मोहन राकेश जी ने प्रकाश डाला है। यह वही कालिदास जी हैं जो मात्रगुप्त के रूप में कश्मीर के शासक बने थे, जो कि हमने स्कंदगुप्त के नाटक में मात्रगुप्त नाम का जो एक कैरेक्टर पढ़ा था वो यही कालिदास जी थे। अब हम जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। स्कंदगुप्त 1928 की भूमिका में उन्होंने लिखा है, मेरा अनुमान था कि मात्रगुप्त कालिदास तो थे परंतु द्वितीय और काव्यकर्ता कालिदास। ये किसने कहा है? ये जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आषाढ़ का एक दिन एक ऐतिहासिक नाटक है। आगे अब हम नाटक के पात्रों के विषय में जान लेते हैं। इसमें जो नाटक के मुख्य नायक हैं वे है कालिदास, जो कि एक कवि हैं। अंबिका गांव की एक वृद्धा महिला है और मल्लिका की माँ है। मल्लिका अंबिका की पुत्री है और कालिदास जी की प्रेमिका है। दंतुल ये एक राजगुरु हैं। मातुल कवि मातुल हैं। निषेप ये गांव का ही एक रहने वाला पुरुष है। विलोम ये भी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है। रंगिनी संगिनी दोनों नागरी हैं। अनुस्वार अनुनासिक दोनों अधिकारी हैं। और प्रियंगु मंजरी ये एक राजकन्या है और कवि कालिदास जी की पत्नी है। ये नाटक के प्रमुख पात्र हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि ये इस नाटक में शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अब नाटक के कुछ मुख्य बिंदुओं को हम देख लेते हैं। इस नाटक में मोहन राकेश जी ने भौतिक दर्शन और प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के घनीभूत द्वंद्व का चित्रण किया है। यानी हम जिन चीज़ों को मन से चाहते हैं लेकिन उन्हें हम छोड़कर एक भौतिक जगत की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हीं दोनों हमारी मानसिक दशाओं का इसमें वर्णन है। मोहन राकेश जी ने नाटक में ये दिखाया है कि जीवन में भोग और कुछ समय के लिए आकृष्ट तो करता है किंतु अंत में वह अपना महत्व खो देता है। यानी भोग मतलब भौतिक जीवन को भोगने का भी केवल एक समय होता है, उसके बाद हमें वो सब चीज़ें निरर्थक लगने लगती हैं। इस नाटक में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। इस नाटक में 3 अंक और 3 ही दृश्य हैं। दोस्तों, नाटक के कथानक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए नाटक के कथानक को शुरू करते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नाटककार कालिदास जी, जो कि कश्मीर के शासक के रूप में मात्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी एक कहानी है। मल्लिका और कालिदास के प्रेम को आधार बनाकर नाटककार मोहन राकेश जी ने यथार्थ और भावना के द्वंद्व को दिखाया है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जीवन में भावना का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जीवन तो हमें यथार्थ में ही जीना होता है। यह एक त्रिखंडीय नाटक है। पहले खंड में युवक कालिदास हिमालय में स्थित अपने गांव में शांतिपूर्ण जीवन गुजार रहे थे और अपनी कला को विकसित कर रहे थे।
वहीं पर उन्हें एक युवती मल्लिका के साथ प्रेम हो जाता है। नाटक का दृश्य बदलता है जब वहाँ से दूर उज्जैनी के कुछ दरबारी कालिदास से मिलते हैं और उसे सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में चलने के लिए कहते हैं, तो कालिदास असमंजस में पड़ जाते हैं। एक तरफ उनका सुंदर और शांति भरा जीवन है एक तरफ, और दूसरी तरफ उज्जैनी के राज दरबार में प्रश्रय पाकर महानता पाने का अवसर है। यानी उनके मन में द्वंद्व है कि वे या तो अपना शांति भरा जीवन जिएं या फिर दूसरे उज्जैनी के राज दरबार में जाएं और वहाँ पर एक उच्च पद पर आसीन होकर एक महानता भरा जीवन जिएं। कथा का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन की वर्षा से होता है। मल्लिका कालिदास की भावात्मक धरातल पर सच्चा और पवित्र प्रेम करती हैं और वह उन्हें महान होते हुए भी देखना चाहती हैं, क्योंकि दोस्तों एक सच्ची प्रेमिका इसमें मल्लिका को दिखाया गया है, जो कि चाहती हैं कि उनके जो प्रेमी कालिदास हैं वे अपने जीवन में उन्नति करें। वह उन्हें उज्जैनी जाने की राय देती हैं। कालिदास भारी मन से उज्जैनी चले जाते हैं। उसकी माँ अंबिका कहती हैं कि जीवन में यथार्थ की पूर्ति भावना मात्र से नहीं हो सकती। कालिदास उज्जैनी में राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आचार्य बररुचि उन्हें लेने के लिए आए थे। नाटक के दूसरे खंड में पता चलता है कि कालिदास की कीर्ति बहुत अधिक बढ़ती जाती है। उनका विवाह राजकन्या प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। गांव में मल्लिका दुखी और अकेले रहती थी। उनको कश्मीर का राजा बनाया जाता है। अब वे कालिदास से मात्र गुप्त बन जाते हैं। कालिदास और प्रियंगु मंजरी कश्मीर चले जाते हैं। वहाँ वे मल्लिका के गांव में भी आते हैं, लेकिन कालिदास मल्लिका से नहीं मिलते। प्रियंगु मंजरी ही मल्लिका के घर जाकर उससे मिलती है। वह मल्लिका से सहानुभूति जताती है और कहती है कि वह उसे अपनी सखी बना लेगी और उसका विवाह किसी राज सेवक के साथ करवा देगी। और मल्लिका जो थी वह इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है। अब नाटक का तीसरा और अंतिम खंड है। नाटक के तृतीय और अंतिम खंड में कालिदास जी गांव में अकेले ही आते हैं। यह खबर मल्लिका को मिलती है कि कालिदास जी को कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया है, लेकिन वह सब कुछ त्याग कर यहाँ आ गए हैं। समय का चक्र चलता है। मल्लिका की माँ की मृत्यु हो जाती है। मल्लिका की व्यवस्था उसे ग्राम पुरुष विलोम के जाल में फंसा देती है। निसहाय मल्लिका विलोम से शादी कर चुकी थी और उसकी एक पुत्री है। कालिदास मल्लिका से मिलने आता है, लेकिन मल्लिका के जीवन की इन सच्चाइयों को देखकर कालिदास निराश होकर चले जाते हैं। नाटक की समाप्ति पर नाटक इसी जगह पर समाप्त हो जाता है। यह नाटक दर्शाता है कि कालिदास की महानता पाने के लिए कालिदास और मल्लिका को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब कालिदास मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी में बस जाते हैं, तब उनकी ख्याति और रुतबा तो बढ़ जाता है, लेकिन उनकी सृजन शक्ति चली जाती है। उनकी पत्नी प्रियंगु मंजरी इस प्रयास में जुटी रहती है कि उज्जैनी में भी कालिदास के इर्द गिर्द उनके गांव जैसा ही वातावरण बना रहे, लेकिन वह स्वयं मल्लिका कभी नहीं बन पाती। नाटक के अंत में जब कालिदास की मल्लिका से अंतिम बार बात होती है, तब वह मानता है कि तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वह कालिदास नहीं है जिसे कि तुम जानती थी। यहाँ पर नाटक का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये था नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो कि छोटा सा नाटक है, लेकिन अगर हम इसे पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा नाटक है। लेकिन
क्योंकि नाटक का सारांश ही मेन होता है और बाकी चीज़ें हैं इसके पात्र और अन्य इनकी रचनाएं, जो कि पूरी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ही ये वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नाटक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।